राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक रहस्यमयी गांव धौलपुरा, जिसे अब भूतों का गांव कहा जाता है। 50 साल पहले इस गांव के सारे लोग अचानक एक रात गायब हो गए थे। आज भी जो कोई इस गांव में जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, यह है एक ऐसी ही सच्ची घटना जो मैं आज आपके साथ बताने जा रहा हूँ मेरी ज़बानी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त RJ10 स्टोरी एक्सप्लोरर लेके आ गया हूँ एक नई स्टोरी। तो बात करते हैं नई स्टोरी पर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर रेत के टीलों में छुपा हुआ एक गांव, जिसे धौलपुरा गांव कहते हैं। सरकारी नक्शों में अब उसका कोई नाम नहीं, बस एक भूरे धब्बे की तरह चिन्हित है। न तो वहाँ बिजली है, न सड़क, न ही कोई आदमी। सिर्फ एक कहानी है, और वो भी अधूरी। कहा जाता है 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट जैसलमेर के रेगिस्तान में गूंज रही थी, तब एक रात पूरा गांव और उसमें रहने वाले करीब 200 लोग अचानक गायब हो गए। ना कोई शव मिला, ना कोई सामान टूटा, ना ही कोई संघर्ष के निशान मिले। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई अलौकिक ताकत थी जिसने पूरे गांव को ले लिया है। तो कुछ कहते हैं कि ये पुराना सांप है, राजा राव खेम सिंह द्वारा दिया गया श्राप, जो 500 साल पहले इस धरती पर बोया गया था। सरकार ने उस जमाने में एक जांच बिठाई थी। 1972 में आए एक गुप्त दस्तावेज के अनुसार गांव के मंदिरों में अजीब रक्त रंजित प्रतीक चिन्ह पाए गए थे। जांच टीम के प्रमुख अधिकारी हरिओम मीणा के अनुसार यह गांव विज्ञान से परे है और यहाँ कुछ ऐसा है जो समझाया ही नहीं जा सकता। उसके बाद न तो ये जांच आगे बढ़ी और न ही गांव को फिर से बसाने की कोई कोशिश की गई। जिन ग्रामीणों ने गांव के बाहर रहकर अपने आप को बचाया, वो इस शापित गांव से बच पाए। इसी बीच एक जयपुर का युवक जिसका नाम राहुल शर्मा था, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर द डार्क डेजर्ट फाइल्स नाम से एक सीरीज बनाता था। वो उस राजस्थान के इस भूतिया किस्से को रिसर्च करने के लिए धौलपुरा गांव में जाता है और उस प्रोजेक्ट को नाम देता है लॉस्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो राहुल जो लड़का था, वो जयपुर से निकलता है धौलपुरा के लिए। उसके साथ कैमरा, ड्रोन और बेसिक सप्लाई थी, रेगिस्तान की उस ओर जहाँ कोई लौटकर नहीं आता। कभी सुना है किसी ऐसे गांव में जहाँ रात के बाद कोई सुबह नहीं होती, जहाँ ना रोशनी पहुँचती है, ना मोबाइल नेटवर्क, और अगर कोई वहाँ गया तो फिर उसकी परछाई तक नहीं लौटती। तो मैं आज राहुल शर्मा की कहानी अपने मुख ज़बानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। राहुल शर्मा धौलपुरा गांव पहुँचता है और वो ये एक कैप्शन लिखता है, मैं अगर ज़िंदा रहूँ तो ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं होगा। अगर मैं ज़िंदा नहीं रहूँ तो ये मेरा आखिरी वीडियो होगा, और कैमरे की मदद से आप जान लेना कि उस रात क्या क्या हुआ। राहुल गांव में प्रवेश करता है और उस पहली ही रात उसके साथ अजीब घटनाएं होती है, जिसके बारे में मैं अब विस्तार से बताने जा रहा हूँ। चारों ओर रेत का समंदर
फैला हुआ था। कहीं दूर एक साया हिलता हुआ दिखाई देता है। राहुल शर्मा अपनी जीप को छोड़कर अब पैदल ही सफ़र तय करता जा रहा था। जीपीएस कब का सिग्नल हो चुका था। मोबाइल नेटवर्क तो मीलों पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे पास था एक ड्रोन कैमरा, एक नाइट विज़न डिवाइस और एक जुनून धौलपुरा गांव की सच्चाई जानने की। 3 घंटे में लगातार पैदल चलने के बाद आखिरकार मैं उस गांव में पहुंच गया। एक वीरान और चुपचाप गांव, जहां समय मानो रुक ही गया होगा। टूटे हुए दरवाजे, लेकिन बंद दरवाजे। सूखा कुआं जिसके अंदर कोई हलचल नहीं। मंदिर जिसमें घंटी तो है, लेकिन कोई घंटी बजाने वाला और पूजा करने वाला नहीं। एक हवेली जिसके बाहर एक टूटी हुई नेम प्लेट लगी हुई है, ठाकुर करण सिंह की हवेली। मैं वहां पहुंचता हूं और अपना कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। अब धौलपुरा गांव अब मेरे सामने था। ये गांव सच्चा है, इसका अस्तित्व भी सच्चा है, लेकिन यहाँ जीवन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और सबसे अजीब बात मुझे यहाँ यह लगी, न कोई पक्षी, न कोई जानवर, और न यहाँ तक कि मुझे कीड़ा भी नज़र नहीं आया। मैंने ठाकुर करण सिंह हवेली को चुना, जहाँ रात बिताने का मेरा इरादा था। अंदर घुसते ही मुझे एक ठंडे हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने मुझे अंदर तक सिहरा दिया था। कमरे में अब भी फर्नीचर था, धूल से ढका हुआ, लेकिन टूटा हुआ नहीं था। दीवारों पर अब भी पेंटिंग्स थी, एक में ठाकुर साहब की, दूसरी में एक महिला की, और तीसरी तस्वीर थी गांव वालों की, जिसमें सभी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबके चेहरे धुंधला चुके थे। मैंने अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और पूरी हवेली का चक्कर लगाने लगा। कमरे के कोने में मुझे एक लोहे की संदूक दिखाई दी और उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था सन 1971। आज फिर रात को जैसे ही मैंने वो डायरी खोली, उसमें पहले लिखा था, आज फिर रात को मंदिर के पीछे से आवाज़ आएगी। जब मैंने वो डायरी पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पुरोहित जी से पूछा तो बोले, चुप रहे ठाकुर, ये राजा का शराप है, मत छेड़ उसे। गाँव में बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, लोग गायब हो रहे हैं, और वो घंटी रात 2 बजे अपने आप बजती है। अगर कल कुछ हुआ तो मैं इस डायरी को यहीं छोड़ जाऊंगा। मैंने ये ठंडी सांस ली। कुछ तो था इस गांव में जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात के जैसे जैसे रात ढलने लगी, रात के तकरीबन 1:45 के करीब, मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था, तो एक धीमी सी खटखटाहट मुझे सुनाई दी। ठक ठक ठक। हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला। मेरा कैमरा चालू था और नाइट विज़न ऑन था। दरवाजे तक पहुंचते ही खटखट अपने आप बंद हो गई और वो दरवाज़ा अपने आप खुला, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसी समय घड़ी में रात के करीब 2 बजने का समय था और मंदिर की घंटियाँ टन टना टन टन अपने आप बजने लगी। मैं ये सोचकर वापस लौट आया, शायद हवा से बज रही होगी। तभी मैंने वो डायरी फिर से पढ़ना शुरू किया और मेरा सर चकराने लगा। अचानक धीरे धीरे बेहोशी मेरे पर छा गई और मैं एक आंखें बंद किए बेहोश हो गया। कुछ पलों के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हवेली में नहीं, गांव के बीचों बीच एक मंदिर के सामने खड़ा पाया। मेरे कपड़े धूल से सने थे,
माथे पर भी हल्की चोट थी और सामने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी जिसका सिर झुका हुआ था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? वो औरत अपना चेहरा उठाती है। उसके आंखें नहीं थी, सिर्फ आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। वो और कुछ ना बोली, बस इशारा करती है मंदिर की ओर, फिर धुएं में विलीन हो गई। मैं चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन अब मंदिर का दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। तभी मैं वहाँ बेहोश हो गया। मैं जानता हूँ कि यह सपना नहीं था। मेरे कपड़े गंदे थे, माथे पर घाव था और कैमरे की बैटरी भी 100% से दो 2% पर आ गई मात्र 10 मिनट में। ये जगह मुझे यहाँ रोकना चाहती है, लेकिन मैं जाने वाला नहीं। अब मुझे जानना है यहाँ क्या हुआ था उस रात। सुबह की रोशनी जब धौलपुरा की टूटी हवेली की खिड़कियों से छनकर आई तो मैं फर्श पर बेसुध पड़ा मिला। सिर भारी था, सिर पर खरोंचे थी, लेकिन दिमाग में सबसे ज़्यादा बोझ उस रात का सपना ही नहीं, बल्कि वो अनुभव भी था जो मैंने हकीकत में महसूस किया। मैंने रात की रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे ने दरवाज़ा अपने आप बंद होते हुए कैद किया था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मंदिर की घंटी भी खुद ब खुद बज रही थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। मेरे लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्या ये गांव सच में स्थापित है और ये क्या उस डायरी में इसका रहस्य छिपा है। मैंने संदूक को फिर से खोला और नीचे संदूक के नीचे लकड़ी की तह के नीचे कुछ और पन्ने मुझे छिपे हुए दिखाई दिए। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था 16 दिसंबर 1971। आज भारत ने आज भारत ने युद्ध में विजय प्राप्त की है, लेकिन धौलपुरा तो हार ही है। लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। मंदिर के पुरोहित जी भी अपना गांव छोड़ गए। पर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने वो गलती की है जिसका प्रायश्चित मुझे करना यही होगा। कल रात फिर वो औरत मेरे सामने आई, झुलसे चेहरे के साथ, वही सफ़ेद साड़ी। राजा खेम सिंह का शराब अब सच हो रहा था। गांव के सभी पुरुषों ने 100 साल पहले उस बंजारण के साथ जो किया, अब उसका हिसाब हो रहा था। मैं अब गांव के मंदिर और आसपास की जगहों पर खुदाई करने लगा। मंदिर के पीछे मुझे एक पत्थर की शिला मिली जिस पर देवनागरी में कुछ लिखा गया था। ये भूमि रानी अमरता की है, जो इसे लज्जित करेगा वह रेत में समा जाएगा। मैंने उसी शाम गांव के पास से 5 किलोमीटर दूर पुराने गांव, जिसका नाम बुड्ढा धौलपुरा था, जहाँ कुछ पुराने बच्चे खुचे बुजुर्ग से मिले, उनसे संपर्क किया। एक 92 वर्षीय बुजुर्ग, जिनका नाम भजनलाल जी था, उन्होंने मुझे कांपती हुए स्वर में बताया, बेटा मत खोद उस अतीत को। गांव के राजा ने एक बार एक बंजारण और उसकी बेटी को गांव के कुएं के पास जिंदा जला दिया था। उन पर आरोप था कि वो जादू टोने में लिप्त है, लेकिन वो औरत तो शुद्ध थी, देवी समान थी। मरते मरते उस औरत ने इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव की संतानें, पुरुष हो या नारी, रेत में गुम हो जाएगी। और फिर जब 1971 में दुश्मन सेना आने लगी तो गांव ने खुद को ही निगल लिया। किसी ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई आया नहीं, बस लोग गायब हो गए। ये बातें उस बुजुर्ग और मेरे बीच हो रही थी। मैं वापस उस हवेली में पहुंचा
और हवेली के तय खाने को खंगालने लगा। मुझे एक पत्थर का स्लैब हटाते ही नीचे जाने वाली एक संकरी सुरंग मिली। मैंने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुरंग में अंधेरा था, दीवारों पर नाखूनों के निशान, और अंत में मुझे एक बड़ा सा गड्ढा मिला। गड्ढे के अंदर मुझे कुछ अधिक जले कपड़े, टूटी हुई चूड़ियाँ और मिट्टी में आधा गड़ा हुआ एक कंकाल मिला जो किसी महिला का था। साथ ही एक और दीवार पर एक नाम लिखा था, रानी अमरता। धौलपुरा सिर्फ एक गांव ही नहीं, ये एक पाप की कब्रगाह है। वो मंजारन कोई आम औरत नहीं थी, वो शक्ति थी। जिसने भी उस शक्ति का अपमान किया, उसकी पीढ़ियाँ तक मिटा दी गई। अब मुझे समझ में आ गया क्यों कोई वापस यहाँ से नहीं गया। सुरंग से बाहर आने के बाद जब मैंने सुरंग से बाहर आने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। हवेली का माहौल भी बदल चुका था। अब वो जगह सुनसान नहीं बल्कि देखती हुई लग रही थी, जैसे वहाँ कोई पहले से मौजूद है। उस रात मैंने तय किया कि वो गांव में एक और रात रुकेगा, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ रुकूंगा। कैम रात होते ही मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की और सोने की कोशिश करने लगा। सोते सोते मैं अचानक उठ बैठा। आंखें खुली थी, लेकिन मेरे चेहरे का भाव शून्य था। मैंने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुला। मैं हवेली से बाहर निकला और मंदिर की ओर बढ़ गया। लेकिन अगली सुबह मुझे कुछ याद नहीं था कि कब और क्यों हुआ। मैंने कैमरे की फुटेज में देखा कि मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हूँ, आंखें बंद किए, और मेरे सामने एक हल्का सफ़ेद धुआं आकार ले रहा था, मानो कोई स्त्री का आकार हो। फिर मैं उठा और वापस हवेली की तरफ आ गया। मुझे एहसास हुआ कि अब उसे अपना माध्यम मन मुझे ये एहसास हुआ और मैंने डायरी को फिर से पढ़ना चाहा, जिसमें एक पन्ने पर लिखा था, जिसने मेरी चूड़ियाँ तोड़ी उससे मैंने गुंगा किया, जिसने मुझे जिंदा जलाया वो खुद जल गया, और अब जो मेरे नाम की खोज कर रहा है मैं उसे अपना दूत बनाना चाहती हूँ। मुझे ये एहसास हुआ आत्मा अब उसे अपना माध्यम बनाना चाहती है, और शायद इसीलिए वो रात को मेरे पर हावी हो रही थी। रात 2:08 हवेली में एक चीज़ रिकॉर्ड हुई। तू मेरा नाम जानता है, अब मेरी पीड़ा भी जान ले। राजा ने मेरा गर्भ चीर दिया था, और अब सबका अंत मेरे माध्यम से होगा। राहुल की मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे, और वो दिन में गांव की औरतें चीख सुनाई देती। एक रात वह फिर मंदिर में गया। इस बार उसने काला धागा, लाल चूड़ियाँ और दीपक साथ में लिए हुआ था। मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे लगा हवा रुक गई। मेरे सामने गांव की 7 औरतें सफ़ेद साड़ियों में खड़ी हुई नजर आई। उनका चेहरा झुलसा हुआ, उनकी आवाज़ एक साथ गूंजी, हमें मोक्ष चाहिए, हमारा अंत अधूरा है, वो राजा आज भी जिंदा है, किसी और रूप में। उन आत्माओं में से एक ने मुझसे इशारा किया, तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ, तू ही है खेम सिंह का वंशज। मुझे ये सुनकर झटका लगा, क्या वास्तव में मैं उस वक्त के क्रूर राजा का वंशज हूँ जो इस डायरी के पन्नों में लिखित है। अब मैं समझ गया
कि ये गांव मुझे क्यों बुला रहा था। मैं नहीं आया, मुझे यहाँ बुलाया गया है। मेरे हाथों ही इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए मुझे उस अंतिम रहस्य से टकराना होगा जो हवेली की दीवारों में छिपा है। राजा खेम सिंह की मौत का असली रहस्य। गांव के गायब होने की कहानी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक पश्चाताप है। वह खुद इस पाप की परछाई है। राजा खेम सिंह का मैं वंशज हूँ, जिसका पाप अभी भी हवा में जिंदा है। मैंने हवेली की पश्चिम दीवार की ओर गौर से देखा तो एक किस्से की ईंटें मुझे हल्की लगी, जैसे अभी बनाई गई है। मैंने हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ दिया। दीवार के पीछे मुझे एक गुप्त कक्ष, जो अंधेरे और धूल से भरा हुआ था, वो दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक लोहे का तख्त था, जिस पर बंदी थी एक मम्मी की तरह सजी लाश, और उसके गले में एक तख्ती लटक रही थी, जिस पे लिखा था, राजा खेम सिंह शापित राजा, जीवित है, मरे नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे जिंदा बंद किया गया था। मेरी आत्मा मर चुकी है, पर शरीर अब भी पाप से बंधा है। जब कोई मेरा वंश जाएगा तभी मेरा अंत होगा, और उसी के हाथों मुझे मुक्ति मिलेगी या विनाश होगा। राहुल, मैं अब समझ गया था कि गांव को आज़ाद कराने के लिए उसे इस अधमरे खेम सिंह के शरीर को अग्नि देनी होगी। लेकिन जैसे ही वो मैं लाश को छूता हूँ, हवा का रंग बदलने लगता है। मंदिर की घंटियाँ खुद ब खुद उठ बजने लगती है और पूरी हवेली हिलने लगती है। आसमान से एक बिजली कड़कती है, हवेली की छत रेत से रेत गिरने लगती है। मेरे सामने प्रकट होता है राजा खेम सिंह की आत्मा, जो भयानक और जलते हुए रूप में थी। उसने मुझे कहा, तू मुझसे भाग नहीं सकता, ये सांप अब तुझे भी भस्म करेगा। मैं ये सुनकर कांपने लगा, और जो मेरे हाथ में लाल चूड़िया और सिंदूर था, मैंने वो सब पर एक मंत्र बोलकर, जो मैंने मंदिर की दीवारों से पढ़ा था, रक्त से जन्मा रेत में समा, पाप मुक्त हो, साप मुक्त हो। मंत्र पढ़कर मैंने लाल चूड़िया और सिंदूर को खे, खेम सिंह की लाश के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद हवेलिया की दीवारें धड़कने लगी, और धीरे धीरे खेम सिंह की आत्मा जलती हुई उस हवेली की छत को तोड़कर जा चुकी थी। अब धीरे धीरे सब टूटने लगा। हवेली अब धूल और राख में बन चुकी थी, और गांव के मंदिर के बाहर जो मुझे आत्माएं 7 औरतों की दिखी, वो भी धीरे धीरे अब आसमान की तरफ जाने लगी। 2 दिन बाद मैं अपने शहर लौट गया। कैमरे में मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन घर जाकर मैंने जो कैमरे की फुटेज को चेक किया, तो उसमें न तो कोई आवाज़ थी, न ही कोई आत्मा की निशानी थी, न ही कोई वीरानगी दिखाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी एक गांव की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करें, और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।